हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और तीसरी यूनिट में आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध के कार्य व स्तर के बारे में। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल प्रबंध के कार्य वाला पोर्शन कवर करेंगे, प्रबंध के स्तर को हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, यहाँ उसी बात को दोहराया गया है। अब प्रक्रिया कैसे है, देखिए ये जो संसाधन है इनको आप इनपुट मानिए। क्या क्या संसाधन है भाई? मानव है, मुद्रा है, माल सामग्री, मशीन, प्रौद्योगिकी, राइट। और इससे यह आउटपुट हमें निकालना है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, वस्तुएं बनानी है, सेवाएं क्रिएट करनी है, उत्पादकता क्षमता बढ़ानी है, संतुष्टि करनी है ग्राहकों की, सूचनाएं पैदा करनी है। अब इस तक पहुंचने के लिए हमें प्रबंध की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया प्रबंध एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जाहिर सी बात है कुछ क्रियाएं, कुछ कार्य किए जाएंगे। तो क्या कार्य किए जाते हैं प्रबंध में? मौलिक रूप से देखा जाए तो नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है, अभिप्रेरण किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये कार्य है। और अगर हम प्रबंध के कार्य के विषय में बात कहें तो कई सारे विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग कार्य बताए हैं, लेकिन ये जो चार यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लगभग कॉमन है, ठीक है। F.W. टेलर साहब ने अलग तरीके से प्रबंध के कार्य बताए, हेनरी फ्यूल ने अपने अलग कुछ कार्य बताए, उर्विक जी ने कुछ अलग कार्य बताए, ठीक है। तो जितने भी विद्वानों ने कार्य बताए उन सबको समावेशित किया गया है आपके सिलेबस में। तो जितने भी हम प्रबंध के कार्य समझेंगे, सब विद्वानों के द्वारा जो कार्य दिए गए या सजेस्ट किए गए कि ये प्रबंध के कार्य हैं, उनको हमने समावेशित इसमें किया, ठीक है ना। तो चलिए बहुत जल्दी से समझते हैं। यहाँ पे चार की बात की गई है, लेकिन कुछ और भी कार्य आपको समझ में आएंगे। देखें जरा, देखिए यहाँ इन्होंने आसान दृष्टि से समझने के लिए प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांट दिया है। एक है प्रमुख कार्य और दूसरे है सहायक कार्य, ठीक है। प्रमुख कार्य में देखिए नियोजन आ गया आपका, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम प्लानिंग। दूसरा आ गया आपका संगठन, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका स्टाफिंग आ गया, ये तो अंग्रेजी का ही शब्द है स्टाफिंग। फिर संचालन, इसे हम निर्देशन भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो डायरेक्टिंग। समन्वय आ गया आपका, इसे अंग्रेजी में कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन। देन अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। कुछ विद्वानों ने कोऑर्डिनेशन को एक अलग कार्य नहीं माना है और कुछ विद्वानों ने अभिप्रेरणा को जो है निर्देशन का ही पार्ट माना है। नियंत्रण आ गया आपका कंट्रोलिंग। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। संदेशवाहन यानी कि यहाँ बात हो गई कम्युनिकेशन की। कुछ विद्वानों ने कम्युनिकेशन को भी किसका पार्ट माना है? डायरेक्शन का। फिर आगे आपका निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग। कुछ विद्वानों ने इसको अलग से कार्य नहीं बताया, क्योंकि प्रबंध के हर स्तर पर, चाहे नियोजन हो, संगठन हो, डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। फिर आगे आपका नवाचार या नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन। इसको भी कुछ विद्वानों ने कार्य नहीं माना है, इसलिए इनको सहायक कार्य का दर्जा दिया गया। तो चलिए जो आपके सिलेबस में है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नियोजन के बारे में। नियोजन यानी कि प्लान करना। प्लान का मतलब क्या है कि ये हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती, भविष्य के लिए की जाती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कैसे, कब और कहाँ करना है, कौन करेगा, तथा परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। ये सब पहले से तय कर लेना ही क्या हो जाता है? प्लानिंग हो जाती है। जिस तरीके से एक विद्यार्थी अपने एग्जामिनेशन आने से पहले तैयारी करता है, कि सोचता है कि कैसे क्या पढ़ूंगा, क्या टाइम टेबल फॉलो करूंगा, वो सब प्लानिंग होती है। इसी तरीके से एक प्रबंधक क्या करता है? प्लानिंग करता है, ठीक। अब प्लानिंग में देखिए क्या क्या होता है। लक्ष्य निर्धारित करना सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो भी उनके उद्देश्य हैं। नीति निश्चित करना, नीतियां बनाना। कार्यविधि निश्चित करना, नियम कानून बनाना, बजट बनाना, कार्यक्रम निर्धारित करना, मोर्चाबंदी करना, ये सारे कार्य हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों ने इस संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक परिभाषा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। नियोजन भविष्य के गर्भ में झांकने की एक विधि या तकनीक है। यह भावी आवश्यकताओं का रचनात्मक पूर्वावलोकन है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप समायोजित किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि प्लानिंग या नियोजन कितना जरूरी है प्रबंध में, ठीक है। फिर भी यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि नियोजन प्रबंध का अनिवार्य अंग है।
प्रत्येक उपक्रम के लिए चाहे वह छोटा हो या बड़ा नियोजन की आवश्यकता होती है। जब तक नियोजन के द्वारा लक्ष्यों, उद्देश्यों, आधारभूत नीतियों का निर्धारण नहीं होता तब तक कार्यक्रम एवं कार्यविधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता और ना कोई अन्य कार्य संपन्न किया जा सकता है। प्रबंध प्रक्रिया के क्रम में सर्वोत्तम नियोजन की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रबंध क्या है, एक उद्देश्य प्रेरक क्रिया है, यानी कि उद्देश्य होंगे तभी प्रबंध होगा। और उद्देश्य के लिए क्या जरूरी है, प्लानिंग करना। तो नियोजन तो इसका शुरुआती चरण है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अभाव में ना तो स्टाफिंग की जा सकती है और ना ही संगठन का निर्माण संभव है। नियोजन केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य नहीं है, वरन यह प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। देखिए, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, आगे अगली वीडियो में हम समझेंगे। उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनका मेन काम होता है प्लानिंग करना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल उन्हीं को प्लानिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी प्लानिंग मिडिल लेवल पे भी होती है और लोअर लेवल पे भी होती है, राइट। आगे कह रहे हैं, नियोजन की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर ने प्रत्येक कारखाने में एक पृथक योजना विभाग की स्थापना पर बल दिया था। अगर आप FW टेलर के बारे में पढ़ेंगे तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने स्पेशली जो है एक योजना विभाग की स्थापना पे बल दिया था। ठीक है, चलिए, ये तो रहा नियोजन के बारे में। अब अगले कार्य के बारे में समझते हैं, दैट इज संगठन। अब देखिए, संगठन का मतलब क्या है कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी पूर्ति के लिए जो भी भौतिक संसाधन आपको जोड़ने पड़ेंगे वो सब संगठन का हिस्सा होंगे। देखिए, पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। नियोजन जिन उद्देश्यों व कार्यक्रमों को निर्धारित करता है उनके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, एक संगठन एक साधन या उपकरण है। ठीक, प्रबंधक इस कार्य के अंतर्गत मानव, माल, मशीन एवं अन्य प्रसाधनों में परस्पर संबंध स्थापित करता है जिससे कि न्यूनतम लागत पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसी आधार पर हेनरी फ्यूल ने संगठन को 2 वर्गों में विभक्त किया है। एक है मानवीय संगठन, क्योंकि देखिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, और दूसरा है भौतिक संगठन। प्रथम के अंतर्गत श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था एवं द्वितीय के अंतर्गत कच्चे माल, मशीन, संयंत्र आदि की व्यवस्था शामिल की जाती है। वास्तव में प्रथम प्रकार के संगठन द्वारा दूसरे प्रकार के संगठन की प्राप्ति की जाती है। ठीक, मैकफार्लैंड ने भी इस बारे में कहा है, संगठन का आशय व्यक्तियों के समूह से है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संगठन क्रिया के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य को समावेश किया जाता है। क्या क्या होता है संगठन के अंदर? संपूर्ण क्रिया को उप क्रियाओं में विभाजित करना। अब देखिए, कोई बड़ा काम है, अगर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो लोगों को वो काम दिए जा सकते हैं, तो ये काम इसके अंदर किया जाता है। प्रत्येक क्रियाओं को व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार आवंटित करना, तो पहले काम को बांटना और काम को बांट के फिर लोगों की योग्यता के अनुसार उनको दे देना, विभाजित कर देना उनमें। फिर दायित्व परिभाषित करना, फिर उनका दायित्व तय करना, किसका क्या दायित्व है। अधिकारों का भारार्पण करना, ये भी तय करना किसको कितने अधिकार दिए गए हैं। और फिर उन सब में क्या करना, समन्वय की दृष्टि से संगठनात्मक संबंधों की स्थापना करना। ये सब कार्य किसके तहत आता है? संगठन के अंदर। अब इसकी आवश्यकता क्या है, फटाफट से समझते हैं। नियोजन की भांति संगठन भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही वे उपकरण है जिसकी सहायता से प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रबंध द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। संगठन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है: न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, श्रम और समय की बचत करना, मधुर औद्योगिक संबंध की स्थापना करना, ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना तथा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। तो संगठन भी बहुत जरूरी कार्य है। चलिए अगला कार्य समझते हैं, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ बात की थी कि मानवीय संगठन, इसका छोटा सा रूप यहाँ पर है, इसका जो बड़ा रूप है, क्योंकि केवल लोगों को काम पर लाना ही प्रबंधन में आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, वो काम हमेशा कार्य कुशलता के साथ करें और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संतुष्ट महसूस करें, उसके लिए भी प्रबंधक को कार्य करने होते हैं। उसके लिए उन्हें टाइम टू टाइम प्रशिक्षण देना होता है, उनका विकास करना होता है, उनकी समस्याओं को समाधान करना होता है। ठीक है, और अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो वो देकर किसी दूसरे व्यक्ति की वहां व्यवस्था करनी होती है। सारी चीजें करने के लिए जो अगला कार्य है प्रबंध का, वो क्या कहलाता है? स्टाफिंग। अब समझते हैं इसके बारे में। प्रबंध के इस प्रकार के अंतर्गत संगठन संरचना में रखे गए सभी पदों को भरा जाता है। ठीक है, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, तो यहाँ पे उन पदों को भरा जाएगा और किसी पद को खाली नहीं रहने दिया जाता। स्टाफिंग मानव शक्ति के नियोजन, उनकी प्राप्ति, प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित है। देखिए कहा जा रहा है ना, मानव शक्ति यानी ह्यूमन पावर जो है, उसको आपको क्या करना है? उसका नियोजन करना है, प्राप्ति करनी है, प्रशिक्षण करना है, विकास करना है। ठीक, जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है? स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्यशक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य है।
स्टाफिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाओं का समावेश किया था। देखिए क्या क्या आता है स्टाफिंग में, कर्मचारियों को चयन करना, सबसे पहले उनको चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उसके बाद उनको उनके कार्य का परिचय देना, काम करने वाले समस्त कर्मचारियों के मध्य संदेश वहन की उपयुक्त व्यवस्था करना, यानी कि आपस में एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सकें, कर्मचारियों को प्रबंध संबंधी निर्णयों में शामिल करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो अपना समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जब आप उन्हें निर्णयों में शामिल करेंगे। कर्मचारियों की पदोन्नति, प्रमोशन, ये भी बहुत जरूरी है। पद अवनयन, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति, संतोषजनक पारिश्रमिक आदि की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कर्मचारियों का विकास करना, देखिए अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके कर्मचारी यहाँ से ट्रेन होकर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग टिके रहें तो आपको उनको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी ताकि वो संतोषजनक तरीके से अपना कार्य करें। आवश्यकता क्या है इस सब की, वही बात यहाँ पे आ रही है। देखिए प्रत्येक संगठन की उत्पादकता कुशल स्टाफिंग पर ही निर्भर करती है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, क्योंकि अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो फिर आप अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक कार्यक्षम, योग्य, प्रशिक्षित व अनुभवी होंगे उसका प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इसके अभाव में निष्क्रियता आ सकती है, अकुशल स्टाफिंग से लागत व्यय बढ़ने की भी आशंका रहती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलिए अगले कार्य की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध का अगला जो कार्य है वो क्या है, संचालन। संचालन कहिए, डायरेक्शन कहिए, निर्देशन कहिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी पोर्शन है। इसे प्रबंधक का आप ये मानिए कि हृदय कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। संचालन में अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना, उनका पर्यवेक्षण करना आता है। प्रबंध वास्तव में अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने की कला है, ये बात हम पहले ही जानते हैं। अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना है, ये नहीं कि उनके आपको हमेशा ये फील करना है कि कुछ लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं। अतः प्रबंधक संचालन के अंतर्गत अधीनस्थों को आवश्यक आदेश निर्देश निर्गमित करते हैं और उनको बतलाते हैं कि अमुक कार्य को कब और कैसे करना है। यही काम मैनेजमेंट का होता है। जो भी उच्च स्तरीय प्रबंधक होंगे वो मध्य स्तरीय प्रबंधकों को आदेश देंगे, मध्य स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधकों को आदेश देंगे और निम्न स्तरीय प्रबंधक जो है जो भी कर्मचारी उनके अधीनस्थ होंगे उनको आदेश देंगे। इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसे निर्देशन भी कहते हैं, बिल्कुल वही बात आ गई। देखिए जॉर्ज टेरी ने कहा है निर्देशन के स्थान पर गति देना शब्द का प्रयोग किया है, ठीक, इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस बताई है कि निर्देशन का मतलब क्या है, गति देना। प्रबंध के इस कार्य में अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना एवं उनकी क्रियाओं की देखरेख करना सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनका मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, उनकी क्रियाओं की देखरेख करना, ठीक है। न्यूमन जी ने क्या कहा इस संदर्भ में, निदेशक एक अधिशासी द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी किए गए निर्देशों से संबंध रखता है। स्ट्रॉन्ग के मतानुसार संचालन के क्षेत्रांतर्गत अधीनस्थों के कार्य के विषय में निर्देश देना, कार्य के विषय में निर्देश देना, बिल्कुल, उन्हें कार्य करने के लिए आदेश देना, ये भी है। संक्षेप में इसके अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, निर्देशन, आदेश देना एवं पर्यवेक्षण सम्मिलित है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है, बहुत जरूरी है। तो व्यावसायिक प्रशासन में संचालन में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना उपर्युक्त निर्देशन के वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जिस प्रकार गार्ड द्वारा झंडी दिखाए बिना ट्रेन स्टेशन नहीं छोड़ सकती अथवा रेफरी द्वारा सीटी बजाए बिना खेल प्रारंभ नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को बिना निर्देश दिए वांछित परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कार्य है प्रबंध का वो क्या है, समन्वय। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कई सारे विद्वान इसे कार्य नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि प्रबंध के हर कार्य में समन्वय की आवश्यकता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको अलग से कार्य की संज्ञा दी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कुछ विद्वानों ने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तक कहा है, यानी कि ये एक तरीके से प्रबंध की आत्मा है, ठीक। पढ़ते जरा इसके बारे में। समन्वय का तात्पर्य विभिन्न उत्पत्ति साधनों को और इनके कार्यों को इस तरह एक सूत्र में पिरोना है जिससे कि वे प्रभावी ढंग से सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकें। कुछ लोग इसे प्रबंधन से पृथक मानते हैं। वास्तव में प्रबंध का सार तत्व है, जो एसेंस की बात हम कह रहे थे। प्रबंध के कार्य में इसका अंश पाया जाता है। किसी संस्था या समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच इस ढंग से कार्य का आवंटन करना कि उसमें परस्पर संतुलन एवं सहयोग बना रहे तथा यह देखना कि कार्य सद्भावना के साथ संपन्न हो जाए, समन्वय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये महसूस करने वाली बात है। जिस तरीके से एक माला के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, सारे मोती पिरोए रहते हैं तब जाके वो माला को कंप्लीट कर पाते हैं। इसी तरीके से यही काम जो है क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का कहलाता है, कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उन सबको इस तरीके से
रखना, इस तरीके से कार्य विभाजन करना लोगों के बीच कि कोई भी समस्या ना हो, सारा काम बड़ा स्मूथली चले। ठीक है, चिक चिक, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, कार्य में कमी या रिसोर्सेस की बर्बादी, ये सब चीजें ना हो। अगर ये सब हो पा रहा है तो इसका मतलब आपने बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन बैठा रखा है। जहां पर इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, जिस व्यक्ति को सपोर्ट देने की जरूरत है वो व्यक्ति अवेलेबल हो गया, जिस रिसोर्स की जरूरत है वो रिसोर्स वहां पर अवेलेबल हो गई। तब जाके कहलाता है कि जो भी सिस्टम आपने बनाया दैट इज वेल कोऑर्डिनेटेड, यानी कि आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समन्वित कर रखा है। ठीक है, देखिए कुट्स और डोनेल के अनुसार समन्वय सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध का सार है। अब इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है? संतुलन आता है, समय निर्धारण आता है और विलयन का समावेश किया जाता है। अभी कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ, पढ़ते हैं फटाफट से। समन्वय की आवश्यकता के संबंध में EFL ब्रिज का कहना है कि कार्यकर्ताओं की विविधता के कारण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्केस्ट्रा के उदाहरण द्वारा इसका महत्व स्पष्ट किया जा सकता है। ऑर्केस्ट्रा में आवश्यक होता है कि विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने वाले व्यक्तियों में परस्पर समन्वय रहे। यदि उनके बीच समन्वय का अभाव है तो निश्चय ही बेसुरा राग मिलेगा एवं एक उत्तर जाएगा तो दूसरा दक्षिण। कहने का आशय यह है कि व्यावहारिक संगठन के सफल संचालन हेतु समन्वय का होना नितांत आवश्यक है। सामान्य सभी बड़ी संस्थाओं में कच्चे माल की खरीद का विभाग, श्रम विभाग, निर्माणी विभाग, विक्रय विभाग आदि होते हैं। इन विविध विभागों के बीच समन्वय का होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यदि विक्रय विभाग का लक्ष्य 20,000 इकाइयों का विक्रय करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 20,000 इकाइयों के निर्माण के लिए कच्चे माल, यंत्र, उपकरण, श्रमिक आदि सभी की पूर्व व्यवस्था होनी चाहिए और ये बाकी विभाग मिलकर करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा तभी कर पाएंगे। अन्यथा ग्राहकों को समय पर माल की पूर्ति नहीं की जा सकती। यदि सभी विभागों के बीच परस्पर समन्वय हो तो नियत लक्ष्यों की पूर्ति में कठिनाई नहीं होगी। वस्तुत समन्वय के अभाव में भौतिक एवं मानवीय साधन मात्र साधन ही बने रहते हैं, उत्पादक नहीं बन पाते। बिल्कुल सही बात है। इसी कारण समन्वय को एक रचनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखिए इसके महत्व को इन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। समन्वय एक रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति है। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय संगठन को एक इकाई का स्वरूप प्रदान करता है। समन्वय की अवधारणा सुमधुर मानवीय संबंधों के विकास पर बल देती है। समन्वय संस्था के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करता है। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रबंध का कार्य है वो क्या है? अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ठीक, मोटिवेशन नहीं होगा क्योंकि देखिए आपको काम निकलवाना है लोगों से, और लोग जो है तमाम चीजों से क्या हो जाते हैं? डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार उनका काम करने का मन नहीं होता क्योंकि इंसान का जो व्यवहार है वो तमाम चीजों से प्रभावित होता है। लेकिन आपको तो काम लेना है, तो समय समय पर आपको उन्हें अभिप्रेरित करना होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। ठीक है, इन्होंने देखिए यहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस की बात कह दी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई जगह अभिप्रेरण को जो है डायरेक्शन का पार्ट माना जाता है। जिस प्रकार हृदय बंद हो जाने से मानव शव तुल्य हो जाता है एवं फिर वह कोई भी काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार अभिप्रेरणा उत्पादन के विभिन्न साधनों में एक सक्रिय व सजीव साधन है जो अन्य निष्क्रिय साधनों को गति प्रदान करता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटिव से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति में ऐसी इच्छा शक्ति जागृत करना जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती रहे। इसी उद्देश्य से प्रबंधक कर्मचारियों को वित्तीय व अवित्तीय प्रेरणाएं, जिन्हें हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं, प्रदान करते हैं। वित्तीय प्रेरणा यानी कि नकदी में, इसमें कैश हो, और अवित्तीय प्रेरणा यानी कि दूसरे रूप में हो। जैसे कि कई बार इंसेंटिव्स, सैलरी हाइक्स दिए जाते हैं, कमीशन दिया जाता है, तो वो सब किस में आ गया? वित्तीय प्रेरणाओं में आ गया। प्रमोशन देना या रिवॉर्ड वगैरह देना, वो सब आपका वित्तीय प्रेरणाओं में आ गया। राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए कहा है, कुट्स और डेनियल ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा के स्थान पर निर्देशन, और फेयोल ने आदेश शब्दों का प्रयोग किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है इन बातों को लेकर। व्यापक दृष्टि से अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्न का समावेश किया जा सकता है। प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। लोगों तथा उनके कार्यों को समन्वित करना, प्रभावी संवहन की व्यवस्था करना, अधीनस्थों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना एवं इस हेतु वित्तीय व अमौद्रिक प्रेरणाएं प्रदान करना। संक्षेप में अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्तियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें कार्य पर बनाए रखती है तथा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं
कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम करते हैं, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है, आपने कोई नया स्टेप लिया वो तारीफ करेगा तो आपका और करने का मन करेगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, वो आपको समझाएगा आपने गलती की, तो आपका और मन करेगा कि इसको सुधार के मैं करूं। तो यही होता है मोटिवेशन, ठीक है ना। तो तरह तरह से ये मोटिवेशन दिया जाता है। आपके लिए तालियां बजवाई जा सकती हैं, आपको अवार्ड दिया जा सकता है, आपको प्रमोशन दिया जा सकता है, ठीक है ना, आपको कई सारी और अथॉरिटी दी जा सकती है, या फिर कैश फॉर्म में कहें तो आपको कमीशन दिए जा सकते हैं, आपको फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नियंत्रण के बारे में, ठीक है। प्रमुख कार्यों की बात करें तो ये आखिरी स्टेप हो जाता है हमारा, आखिरी कार्य हो जाता है हमारा। नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों की जांच करना तथा यदि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे दूर करना। नियंत्रण की प्रक्रिया में निम्न तत्वों का समावेश किया जाता है, तो इसका क्षेत्र कहा जा सकता है। संभावित समस्याओं का पता लगाना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसका पता लगाइए। भाई आप मैनेजर हैं, आपको उसको चलाना है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप जिम्मेदार होंगे, तो जहां जहां समस्या होगी आप उसका पता कीजिए और उसका समाधान कीजिए। नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन करना, कौन सा मेथड का अप्लाई यूज करना है आपको नियंत्रण करने के लिए। प्रमाप निर्धारित करना, स्टैंडर्ड तय करना, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। प्रमाप से वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करके अंतर का पता लगाना। अब देखिए आपने स्टैंडर्ड तय किया था कि भाई इतने इकाइयों का आपको निर्माण करना है, लेकिन उतनी इकाइयां निर्माण नहीं हुई, ठीक है, तो उनका जो बीच में डिफरेंस रहा, अब पता कीजिए भाई किस वजह से ऐसा हुआ, अंतर के कारणों को खोजना और सुधारात्मक उपाय करना। इस तरीके से आपका नियंत्रण का कार्य पूरा होता है, बहुत जरूरी है ये। हेनरी फ्यूल ने देखिए क्या कहा है, नियंत्रण का अर्थ इस बात को सत्यापित करना है कि प्रत्येक क्रिया निर्धारित योजनाओं, निर्गमित आदेशों एवं पूर्व निश्चित सिद्धांतों के अनुसार हो रही है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य दुर्बलताओं एवं गलतियों को मालूम करना है जिससे उन्हें ठीक किया जा सके एवं उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो देखिए आपने नियोजन जब किया था तो आपने कुछ लक्ष्य तय किए थे, तो जो आपने लक्ष्य तय किए थे, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो लक्ष्य जो है प्राप्त हो, तो आपको समय समय पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आप उन लक्ष्यों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कशन था हमारा प्रबंध के प्रमुख कार्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रबंध के सहायक कार्यों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है संदेशवाहन, यानी कि कम्युनिकेशन इन द मैनेजमेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज प्रबंध को क्या देना होता है, आदेश देना होता है, ठीक है ना, आदेश देना होता है, उसको समस्या का समाधान करना होता है। तो आप मुझे बताइए क्या ये बिना कम्युनिकेशन के, बिना वार्तालाप के, बिना संदेशवाहन के हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब कम्युनिकेशन दो तरह के हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो दोनों तरह के कम्युनिकेशन के तरीकों का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। पढ़ते जरा इसके बारे में। प्रबंध का अधिकांश समय संचार व्यवस्था में मौखिक या लिखित अथवा दोनों प्रकार के आदेशों के लेन देन में या आवश्यक सूचनाओं के विनिमय में ही बीतता है। शैली के शब्दों में संचार उस चिकने पदार्थ का काम करता है जिससे प्रबंध प्रक्रिया सुगम एवं सुविधाजनक हो जाती है। प्रबंधकीय कार्यों की कुशलता कुशल संदेशवाहन पर निर्भर करती है। संप्रेषण भी इसका पर्यायवाची शब्द है, इसे संप्रेषण भी कहते हैं, जिसका अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों के परस्पर आदान प्रदान से है। संचार व्यवस्था ही संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों, नीतियों, आदेशों व उपलब्धियों के विषय में संलग्न व्यक्तियों को पूर्णतः सूचित रखता है। संप्रेषण सही, पूर्ण, समय अनुकूल व प्रभावी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहीं पे अगर कमी हो जाएगी तो फिर समस्या होना शुरू हो जाएगी। अगर आप आदेश ही गलत दे देंगे तो फिर काम गलत होना ही है। तो यहाँ पे प्रबंध को थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक काम लेना होता है। चलिए अगला जो सहायक कार्य है वो क्या है, निर्णय। देखिए प्रबंध के हर कार्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, हर लेवल पे आपको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। एक प्रबंधक व्यवसाय में जो भी कार्य करता है वह निर्णय के द्वारा ही संपन्न होता है। प्रवर्तन से समापन तक, प्रवर्तन यानी कि जब आपने शुरुआत की, आइडिया सोचा बिजनेस को लाने का, तब से लेकर और आप बिजनेस अगर बंद करने जा रहे हैं तब तक आपको डिसीजन ही लेने हैं। सभी अवस्थाओं में निर्णय लेने पड़ते हैं। पेशेवर प्रबंधकों को उनके श्रेष्ठ निर्णय के लिए ही ऊंचे वेतन दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। निर्णय एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो सर्वोत्तम विकल्प के चयन से संबंधित है। अनुभव, विवेक एवं अंतर्ज्ञान निर्णय की परंपरागत विधियां हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान, सांख्यिकी विधियां एवं मॉडल निर्माण इसकी आधुनिक विधियां हैं। प्रबंध सूचना प्रणालियां भी निर्णय के कार्य को प्रभावी बनाने में सहयोगी होती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मन में कुछ आया और कुछ भी डिसाइड कर लिया, हमेशा तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तथ्य क्या कहते हैं, हमारा अनुभव क्या कहता है, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं,
ठीक है ना, और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तब निर्णय लिया जाता है। दैट्स रियली टिपिकल जॉब, ठीक है। जो प्रबंध के स्तर में हम पढ़ेंगे तो उच्च स्तरीय प्रबंध का काम यही होता है, ठीक है। चलिए खैर, अगला जो सहायक कार्य वो क्या है, नवाचार या नव प्रवर्तन। अब देखिए, हमने प्रबंध के बारे में पढ़ा था कि ये डायनेमिक है, गत्यात्मक है, यानी कि इसमें बदलाव होता रहता है। तो बदलाव आप चाहते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में आप आगे रहें बाकी लोगों से, तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, नए नए तरीके खोजने पड़ेंगे। फिर चाहे वो उत्पादन करने के नए तरीके हैं या संदेश भेजने के नए तरीके हैं, किसी भी काम के, जो भी मैनेजमेंट का काम है उसके लिए आप नए नए तरीके खोजिए, ठीक है। तो आपके व्यवसाय जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। देखिए क्या लिखा है, नवाचार या नव प्रवर्तन प्रबंध का वह महत्वपूर्ण सहायक कार्य है जो केवल नवीन एवं सुधरे हुए उत्पादों या नई तकनीकी खोज तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत नवीन कार्य पद्धतियां भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्य करने के भी नए ढंग खोजे जा सकते हैं। बोलचाल के शब्दों में नवाचार का अर्थ उत्पादन के एक नए डिजाइन, एक नई उत्पादन पद्धति या एक नई विपणन तकनीक से लिया जा सकता है। तो अगर बोलचाल की बात करें तो अक्सर लोग यही समझते हैं नवाचार का मतलब क्या होता है, नया डिजाइन बनाना, नया उत्पादन बनाना, नई टेक्निक डेवलप करना, चाहे मार्केटिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए। लेकिन काम करने के भी नए तरीके हो सकते हैं। व्यवसाय के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उत्पादन, विपणन, नियंत्रण, संचालन, अभिप्रेरणा एवं मानवीय व्यवहार के अन्य सभी क्षेत्रों में नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। इसी उद्देश्य से प्राय सभी बड़े व्यावसायिक गृह शोध व विकास विभागों की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गृह शोध व विकास, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है। R&D कहते हैं शॉर्ट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसीलिए बनाया जाता है ताकि कंटिन्यूअस जो है इनोवेशन होता रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हमने प्रबंध के कार्यों के विषय में समझा, प्रबंध के प्रमुख कार्य एवं सहायक कार्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।